हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्योर के पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछली वीडियोज़ में बात की थी कि हमारा हृदय किस तरह काम करता है, ठीक है। वो रक्त को पंप कैसे करता है। हमने पढ़ा था रक्त क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में फुल डिटेल में चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज़रूर देखिएगा। जो बहुत ही यूज़फुल और महत्वपूर्ण वीडियो है, वो देखना ना भूलिएगा दोस्तों। अपने एग्ज़ाम और अपनी लाइफ दोनों में ही काम आने वाला वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो जाकर ज़रूर विजिट करिएगा। और दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं हर कोई नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका वापस यही, ठीक है, जय प्रक्रम चल रहा था चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्सर्जन, ठीक है। तो आज ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे आपका, और ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा ये उत्सर्जन के साथ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सीधे ही एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, उसको समझाइए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मेरी इस तरीके से समझाओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट रहेगा और पूरा का पूरा समझ में भी आ जाएगा और आराम से इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, पहले तो देख ली दोस्तों कि हमारा उत्सर्जन क्या है, ठीक है। इंग्लिश में इसे एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। उत्सर्जन होता है क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका पहले परिभाषा भी हमें मालूम होनी चाहिए कि उत्सर्जन है क्या, ठीक है। इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उत्सर्जन होता है क्या। तो मैं छोटी सी परिभाषा है, ठीक है, लेकर आया हूँ। सीधे मैं अपनी भाषा में भी समझा दूंगा, पहले ये परिभाषा पढ़ लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो, शरीर में उपापचय क्रियाएं कई प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती हैं। उन्हें अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना या त्यागना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे सीधे समझो, ठीक है, जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करने के बाद में सारा का सारा भोजन तो पचता नहीं शरीर में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ पदार्थ क्या रह जाता है, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में, ठीक है। जो अपचत भोजन होता है वो क्या हो जाता है, अवशिष्ट रह जाता है। तो उसको वापस शरीर से बाहर निकालना भी आवश्यक है। जो पच गया वो तो हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। और जो पचा भोजन होता है उसको कोशिका में भेज दिया जाता है ब्लड द्वारा, जो हमने पीछे पढ़ा था, और वो आगे हमारी ऊर्जा में काम में ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो अपचा भोजन है, ठीक है, ये क्या हुआ, हमारे लिए अवशिष्ट पदार्थ हुआ। अब इसको शरीर से बाहर भी निकालना जरूरी है। जैसे हम श्वास थ्रू क्या लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और वो भी ऑक्सीजन आगे कोशिकाओं में जाती है, ठीक है। वो भी क्या करती है, ऊर्जा बनाने में हमारी मदद करती है, जो हमने पीछे पढ़ा था। बाद में कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस निकलती है और वो हम वापस बाहर निकाल देते हैं। तो वो भी क्या हुई, हमारे लिए अवशिष्ट पदार्थ हुई, उसको भी हमने बाहर निकाला तो वो भी उत्सर्जित पदार्थ हो गया। और ऐसे ही कुछ हमारे शरीर में नाइट्रोजनिक पदार्थ बनते हैं, ठीक है, उनको भी शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक और घातक सिद्ध होते हैं, ठीक है, हमारे लिए। तो उसको पहले बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। और तो हमारे शरीर में है तो उन सभी पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। जो हमारे मानव शरीर है इसके अंदर उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो इस ये उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है, ठीक है। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे अभी क्या है ये उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो इसके द्वारा हम किसको, नाइट्रोजनी पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकाल। देखो, उस अवशिष्ट पदार्थ क्या क्या होते हैं शरीर में, एक तो अपचित पदार्थ अवशिष्ट, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं जो अपचा रह जाता है वो वाला अवशिष्ट। एक श्वसन अवशिष्ट, ठीक है। तो श्वसन अवशिष्ट क्या है कि ये जब हम श्वास लेते हैं अंदर और श्वास वापस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी अपशिष्ट के रूप में बाहर आ गई। और हम बात करेंगे इसमें कि नाइट्रोजन अपशिष्ट के बारे में। किसके बारे में, नाइट्रोजन अपशिष्ट। देखो, ये क्या होता है, यूरिया के रूप में या यूरिक अम्ल और जल के रूप में पाया जाता है शरीर में, ठीक है। तो हमारे अंदर यूरिया के रूप में होता है, ठीक है। और यूरिक अम्ल ये पक्षियों में या कुछ जलीय जीवों में होता है, ठीक है। और ये जल भी जब हमारे शरीर में आवश्यक नहीं होता है उसको भी बाहर निकालना जरूरी है, तो ये भी, ठीक है। और देखते हैं जैसे हम हमारे ये पसीना वगैरह हैं आते हैं, ठीक है, ये भी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो इसमें जल की हानि भी होती है ऐसे, लेकिन ज़्यादातर जल द्वारा ही इसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, हम समझेंगे पहले मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो इसमें हम इन नाइट्रोजन पदार्थों को बाहर निकालते हैं यूरिया के रूप में, ठीक है। यूरिन बाहर निकालते हैं ना, मूत्र, ठीक है। तो ये कौन सा नाइट्रोजन पदार्थ के रूप में होता है। तो हम पहले समझते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र, ठीक है क्या, इसका डायग्राम समझ लेते हैं और इसमें क्या क्या कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा नहीं है कि हार्ड लिखनी समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप आराम से ऐसे बना सकते हो, ठीक है। मैंने कलरफुल बनाया जिससे आपको पता रहे कि कौन सा भाग क्या है, ठीक है। तो देखो, तो मैंने यहाँ दो बड़ी बड़ी नलिकाएं बनी है, ठीक है। तो ये रक्त वाहिनियाँ क्या है, रक्त वाहिनियाँ। तो हमने हृदय में पढ़ा था कि दो रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो क्या करती है, एक तो हृदय से रक्त को
अंगों तक ले जाती है और एक अंगों से हृदय की ओर लाती है रक्त को, ठीक है। तो दो नलिकाएं पड़ी, तो उसका नाम था एक का नाम था महाधमनी, जो क्या करती है, रक्त को अंगों तक ले जाने का कार्य करती है, और एक था महाशिरा, वो क्या करता है, वापस अंगों से रक्त को हृदय की ओर लाने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें शुद्ध रक्त बहता है महाधमनी में, और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो वो शुद्ध रक्त, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं घुली हुई वो अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो देखो ये मैंने रेड से बनाया, तो इसको मैं मान लेना कि ये वाली आपकी कौन सी है, महाधमनी। कौन सी है, ये वाली नलिका है आपकी महाधमनी, ठीक है। और महाधमनी में देखो ये पूरा रेड से बनाया है, ठीक है। तो ये महाधमनी, और ये ग्रीन कलर में दिख रहा है वो आपका हो गया सिरा, ठीक है, सीधा याद रखो। अब देखो एक तो महाधमनी होती है, एक होती है सिरा, ठीक है, ये दो बड़ी नलिका होती है। और फिर इससे भी आगे नलिका में बढ़ जाती है आगे, तो इसे हम कहते हैं वक्र सिरा, ठीक है, और वक्र धमनी। तो देखो ये वाली लाल वाली है वो आगे क्या एक अलग नली में बंट गई ना, तो इसे हम कहेंगे वक्र धमनी, ठीक है, क्योंकि धमनी अलग हो गई दो, तो ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया वक्र धमनी। और ये जो ग्रीन वाली है वो भी एक अलग चेंज होगी, उसे हम कहेंगे वक्र सिरा, ठीक है, समझ गए। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कितनी दो किडनियाँ होती हैं। किडनी को ऐसे तो हिंदी में वृक्क कहते हैं, ठीक है, ऐसे इसको गुर्दा भी कहते हैं, और हम इंग्लिश में इसको किडनी कहते हैं। तो हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो लेफ्ट वाली को कहते हैं लेफ्ट किडनी, और राइट वाली को कहते हैं राइट किडनी, यानी बायां वृक्क और दायां वृक्क, या बायां गुर्दा और या दायां गुर्दा, ठीक है। तो इसमें देखो तो इसे तो हम कहेंगे वृक्क, ठीक है, वृक्क यानी गुर्दा या किडनी को, ठीक है, आसान भाषा में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाली आपकी क्या है, आसान भाषा है, सीधी किडनी, क्योंकि किडनी हम बात करते रहते हैं, ठीक है। तो सीधे याद रखो किडनी, ठीक है। और ये हमने ये पढ़ लिया क्या होते हैं वक्र सिरा और वक्र धमनी, क्या पढ़ लिया, और अब हमने पढ़ लिया था वक्र क्या होते हैं, ठीक है, ये दो होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, और इसे हम किडनी कहते हैं। तो ये आगे किडनी से एक मूत्रा से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये किडनी से जो मूत्र को जो आगे ले जाने वाली जो नलिकाएं होती है उसे हम कहते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। ये एक आगे थैलीनुमा संरचना बनी रहती है, उसे हम कहते हैं मूत्रा से, ठीक है, जिसमें कौन जुड़ी रहती है, मूत्रवाहिनी जुड़ी रहती है, सीधी कहाँ से, गुर्दों से लेकर हमारे इस मूत्राशय तक। तो ये क्या करती है, यहाँ से यहाँ तक किसको लाती है, यूरिन को, ठीक है, यानी हमारे मूत्र को लाने का कार्य करती है। और फिर मूत्राशय में यहाँ मूत्र यूरिन आकर स्टोर हो जाता है, ठीक है, और फिर इसको मूत्र मार्ग द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अब हम इसकी थोड़ी सी भाषाएं सीधे समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो मानव उत्सर्जन तंत्र में दो वृक्क होते हैं, ठीक है, किडनी होती है, और दो मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग होते हैं। और किडनी ये रक्त का फिल्टर अवशिष्ट पदार्थों को हटाती है। ये क्या करती है, किडनी क्या करती है, इसमें तो रक्त का फिल्टर होता है, हम आगे देखेंगे किडनी का अलग से चित्र, ठीक है, न्यूरॉन के बारे में। तो ये क्या करती है, ये तो रक्त का फिल्टर करता है, यहाँ रक्त आता है, इसके अंदर ये आते हैं ना दोनों धमनियाँ जुड़ी हुई, तो इसमें रक्त को क्या करती है, ये फिल्टर करने का कार्य करती है, और इससे रक्त के साथ जो भी अवशिष्ट पदार्थ जुड़े रहते हैं उसको हटाने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है हमारे, ठीक है। और फिर मूत्रवाहिनी क्या करती है, ये मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्रवाहिनी ये जुड़ी हुई ना, ये किडनी से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य करती है। आगे मूत्राशय क्या है, ये मूत्र को यानी कि यूरिन को स्टोर करने का कार्य करते हैं, कौन, ये वाला, ये यहाँ ढाप कर रखता है इसको, ठीक है, क्या रुक जाओ, यहाँ आगे नहीं जाना, ठीक है। फिर आगे ये क्या करता है, फिर मूत्र मार्ग ये मूत्र को शरीर से बाहर त्याग जाता था, ठीक है, जब लगते हैं ना सुसु तब बाहर जाते हैं, ठीक है, तो ये मूत्र मार्ग द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम था, इतना जटिल मुझे नहीं लगता कि जटिल होगा आपके लिए भी, ठीक है। मैंने सरल भाषा में एकदम लिख दिया इसको, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो साथ में, और मैं इसकी PDF आपको हो तो मैं आपकी इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल था। अब और हम पढ़ते हैं हम सिर्फ इसकी किडनी की संरचना, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, हम किडनी की बात करें एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन क्या होता है, ये नेफ्रॉन किडनी की संरचना क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है, ठीक है, यानी ऐसी बहुत सारी, ठीक है। नेफ्रॉन की किडनी में कितनी संख्या होती है, 1 से लेकर 1.5 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी यहाँ इससे एक ही किडनी के अंदर कितनी सारी नेफ्रॉन होती हैं, ठीक है। तो एक नेफ्रॉन में इतनी सारी प्रक्रिया होती हैं, ऐसे ही जितनी ये, ठीक है, लाखों नेफ्रॉन होती हैं उसमें भी इतनी ऐसी क्रियाएँ होती रहती हैं, ठीक है। जो हमारा ब्लड से क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थों को हटाया जाता है, ठीक है, ब्लड का फिल्टर होता है। तो कैसे होता है ये अभी देखते हैं इस पर, ठीक है। तो मैंने ये पहले नेफ्रॉन का एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम
सीधे ही एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेफ्रॉन क्या है, इसकी क्या क्रियाविधि है। ठीक है, तो आपको नेफ्रॉन का ये डायग्राम बनाकर और ये क्रियाविधि लिख देनी है। ठीक है, जिससे आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। देखो, तो ये मैंने डायग्राम बनाया नेफ्रॉन का, आप बुक में देखना बहुत जटिल सा दे रखा है। ठीक है, तो वो आप सीधे याद नहीं हो पाएगा आपसे। तो पहले क्या करना है, इसको सीधे ऐसे याद कर लेना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा वो बुक वाला ही बनाए तो ही हमें मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं है। तो ये इतना याद कर लो, बहुत काफ़ी है। ठीक है, डायग्राम से सीधा सामने वाले बंदे को या हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये बातें क्या कहना चाहता है, ये क्या कहाँ पर कौन सी चीज़ होती है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। देखो, तो हमने पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, फिर भाषा समझ लेते हैं। देखो, पहले क्या होता है, ये एक ऐसी लंबी नली होती है जिसे हम संग्राहक वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो इससे बहुत सारे नेफ्रॉन, देखो ये ऐसी नेफ्रॉन एक जुड़ी हुई है ना, ट्यूब जैसी, ऐसे बहुत सारी। ठीक है, हजारों लाखों नेफ्रॉन ऐसे जुड़ी रहती है। ठीक है, इसी संग्राहक वाहिनी से फिर ये आगे जुड़ी रहती है। इसका मुंह होता है इधर। ठीक है, तो इधर एक कप जैसी संरचना होती है, इसे तो हम बोलते हैं बौमन संपुट। ठीक है, और इसमें कोशिका का गुच्छा होता है जिसमें गलमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें रक्त वाहिनियाँ आती है। देखो, एक तो हमने पढ़ी थी पहले, उसमें वक्र पढ़ा, तो वो कौन सी, वक्र धमनी, और बाहर निकल रही वो वक्र सिरा। ठीक है, तो ये देखो वक्र धमनी आ रही है वापस, सिरा बाहर, ऐसे दो धमनियाँ आ रही है इसमें अंदर। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, रक्त आगे देखो, अब रक्त यहाँ से फिल्टर हो जाएगा इस कोशिकाओं से, और फिर इसमें अवशिष्ट पदार्थ है वो आगे ऐसे भेज दिया जाता है। फिर अवशिष्ट पदार्थ ऐसे आगे जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी है, रक्त में से क्या होता है, जब उसमें आवश्यक चीज़ें होती है जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, और कुछ मात्रा में ज़्यादा जल हो गया। ठीक है, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा इधर फिल्टर होकर इधर आ जाता है, तो उसको वापस अब री ऑब्जर्व करना भी आवश्यक है। ठीक है, पुनः शोषण करना भी वापस आवश्यक है। तो वो कार्य करता है हमारा हेनरी लूप, जो नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, ऐसे पार्ट्स नीचे होता है ना, ये काम क्या करता है, हमारे इसको वापस जो काम की चीज़ें उसको वापस एब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि उसको पुनः शोषण कर लिया जाता है, और फिर ये आगे जाकर ऐसे ये आगे नलिकाओं से जुड़ जाती है और आगे मूत्र बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो देखो, तो मैं भाषा बता देता हूँ। डायग्राम बहुत सिंपल है, ज़्यादा जटिल है नहीं। आप बुक से ज़्यादा जटिल वाला मत याद करना, ये सीधे ही आप लिख लोगे तो आराम से आप। तो हम देखते हैं अब इसकी भाषा क्या है, देख लीजिए। तो मैंने बताया कि नेफ्रॉन वृक्क यानी किडनी की निस्पंदन यानी कि फिल्टर इकाई है। क्या है ये, एक निस्पंदन बोलते हैं फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर, तो ये फिल्टर एक इकाई है जिसमें किडनी में ऐसे लाखों नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं अलग अपना कार्य, ये एक नेफ्रॉन समझ लेंगे तो सभी में ऐसा ही कार्य होता है। ठीक है, तो ये ऐसी एक नेफ्रॉन होता है, ऐसी सभी नेफ्रॉन में अलग अलग कार्य होता रहता है। ठीक है, ये सेम। तो ये क्या, देखो, ये निस्पंदन इकाई है जो संग्राहक वाहिनी से जुड़ी रहती है, ये संग्राहक वाहिनी इससे जुड़ी रहती है। और फिर आगे इसमें एक कप जैसी संरचना होती है जिसे बौमन संपुट कहते हैं। आगे ये कप जैसी संरचना है, इसे बौमन संपुट कहते हैं। इसमें कोशिका का गुच्छा होता है जिन्हें हम गलमेरुलस कहते हैं। ये देखो कोशिका गुच्छा है, इसको हम कोशिका गुच्छे को गलमेरुलस कहते हैं। ठीक है, आगे हम समझिए कि इस बौमन संपुट का क्या कार्य है। ठीक है, बौमन संपुट ये क्या करता है, ये रक्त को फिल्टर करता है तथा मूत्र को एकत्रित करता है। रक्त को फिल्टर करने का कार्य ये है। ठीक है, इसका बौमन संपुट का। ठीक है, संपुट, तो ये क्या करता है, रक्त को तो फिल्टर करके वापस निकाल देता है, और इससे जो मूत्र एकत्रित होता है वो एकत्रित करके आगे नलियों में भेज देता है। ठीक है, तो ये इसका काम है बौमन संपुट। फिर हेनरी लूम का क्या कार्य है, देखो ये वाला नीचे भी जाती है ऐसी नली, ऐसे क्यों जाती है, इसका क्या कार्य है, देखो ये ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और जल को पुनः अवशोषित कर लेता है। जो हमारी काम की चीज़ें होती हैं, ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल हो गया और जल। ठीक है, कई बार ज़्यादा जल हो जाता है यहाँ पर, तो जल वापस हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया में जल की आवश्यकता होती है, तो उसको वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी पुनः शोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो आगे ये हो गया। फिर आगे देखो, फिर मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है। एक लंबी नलिका होती है, हमने पढ़ी थी मूत्र वाहिनी, उसमें प्रवेश करता है, जो किडनी को हमारे मूत्राशय से जोड़ती है। ठीक है, और मूत्राशय से आगे मूत्र मार्ग द्वारा हमारे मूत्र को बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है हमारे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। यहाँ बहुत ही सिंपल सी ये क्रियाविधि है। ठीक है, इतनी जटिल क्रियाविधि नहीं है। आपकी 10th क्लास में इतनी सिंपल ये क्रियाविधि लिख लोगे आपको फुल, मैं कहता हूँ 100% आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये आराम से कर लेना है।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसका पर्सनली तौर पर आंसर दूंगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है उत्सर्जन, जो मानव में उत्सर्जन किस प्रकार होता है ये पढ़ लिया है, और उत्सर्जन तंत्र पढ़ लिया है, और उसमें उत्सर्जन तंत्र की क्या क्रिया होती है। ठीक है, जिसमें किडनी पढ़ ली है, और किडनी में नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन की क्या क्रिया होती है ये भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं आगे कि पादपों में उत्सर्जन कैसे होते हैं, 2-4 लाइनें हैं वो पढ़ लेते हैं और आपका चैप्टर ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे कि पादपों में उत्सर्जन। ठीक है, हम पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन। देखो पादपों में उत्सर्जन क्या होता है कि पादपों में विशेष प्रकार के कोई उत्सर्जन तंत्र नहीं होते जिससे अलग से कि उसका उत्सर्जन हो सके। ठीक है, तो उसमें किसी भी अंग से उत्सर्जन हो सकता है, और पादपों में इतने हानिकारक अपशिष्ट होते नहीं। तो देखो पहले हम देख लेते हैं, पादपों में रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, रंध्रों द्वारा ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना, जब इसकी प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन निकलती है, वो रंध्रों द्वारा वापस बाहर निकाल दिए जाते हैं, और वापस इसको अंदर भी लिया जाता है जब श्वास लेता है पादप। ठीक है, पेड़ पौधे तब ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये श्वास लेने में हमारी तरह ही हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जब ये अपना भोजन बनाते हैं, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जो हम वापस छोड़ते हैं तो ये वातावरण से अपने अंदर वापस ले लेता है। ये भी रंध्र द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये फिर आगे देखो, रंध्रों के माध्यम से अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, रंध्र द्वारा इनके जो अतिरिक्त जल होता है वो बाहर निकल जाता है, किसके, रंध्रों द्वारा। ठीक है, वाष्प के रूप में, उसे हम वाष्प उत्सर्जन भी कहते हैं। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, सीधा सीधा एग्जाम में ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा या रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, सीधे समझो। अब हम आगे हैं इसका, देखो पौधे कुछ पुराने पत्ते और छाल को त्याग देता है। पौधा क्या करता है, कुछ पुराने पत्ते को त्याग देता है, छाल को त्याग देता है। ठीक है, उसके साथ जो भी थोड़ा बहुत अवशेष पदार्थ होता है उसको भी साथ साथ में त्याग देता है। ठीक है, तो कुछ इतना ज़्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, पादप में 2-4 आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, एक ये वाष्प उत्सर्जन याद रखना कि होता क्या है, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपका जैव प्रक्रम कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और दोस्तों मैंने इस चैप्टर की एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, आपका चैप्टर 6 जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस एक अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, और मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ जाकर आप जरूर विजिट करिएगा, तो एक एक बारीकी से आपको सभी वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप जरूर विजिट करिएगा, जिससे सभी सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको अलग अलग सभी पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। और मैंने फुल डिटेल में आपको फुल नोट्स के थ्रू यहाँ बताया है। ठीक है, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया है, मैंने फुल डिटेल में बढ़ाया। इतना आप कर लोगे एग्जाम में तो आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे वो भी घर बैठे कुछ फ़ायदा उठा सके इस वीडियो से। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो हम लाते रहें। ठीक है, धन्यवाद।